दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिजांगो। आज हम डिजांगो के बारे में बात करेंगे। डिजांगो जो है वो पाइथन का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका यूज वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद जीत। आइए डिजांगो के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। आइए आज हम डिजांगो के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। तो ये आप समझ सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजांगो। मैंने जो अभी प्लान किया है वो ये प्लान किया है कि मैं आपको ये जो डिजांगो के बारे में डिफरेंट चैप्टर की हेल्प से कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ हम डिस्कस करेंगे ताकि आप और मैं दोनों इस डिजांगो को एक्सप्लोर कर सकें। डिजांगो जो है वो पाइथन का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है आज की डेट में। बेहतरीन फ्रेमवर्क क्यों है? पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो पाइथन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसका यूज़ हर क्षेत्र में किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब जो लोग वेबसाइट PHP या किसी और लैंग्वेज में बनाते थे वो पाइथन को प्रीफर कर रहे हैं। तो जब वो पाइथन को प्रेफर करते हैं तो उसमें क्या आता है कि कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो वो फ्लास्क हो सकता है, डिजांगो हो सकता है। लेकिन क्योंकि डिजांगो एक काफ़ी पावरफुल फ्रेमवर्क है और आजकल ट्रेंडिंग में है तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको डिजांगो के बारे में कुछ और बताऊं उससे पहले मैं पाइथन की एक बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पाइथन में एक चीज़ होती है वर्चुअल इन्वायरमेंट। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ, चाहे वो वेब बेस्ड हो, चाहे वो नॉन वेब बेस्ड हो, चाहे वो आपकी कोई स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट ज़रूर बनाना चाहिए। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक तरह से एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि आप कैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट में सेपरेट होता है, उसको एक दूसरे से कोई लेना नहीं होता। अब होता क्या है वर्चुअल इन्वायरमेंट? मैं आपको जरा से 2 लाइन बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे हम आज का जो वीडियो है वो डिजांगो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजांगो करेंगे, लेकिन जस्ट क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे ध्यान में आई थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें। एक जब भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाएं, आप नया प्रोजेक्ट हो या किसी भी स्क्रिप्ट हो या कुछ भी हो, मतलब पाइथन रिलेटेड टास्क करें और वो एक सेपरेट टास्क हो, तो उसको आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर बनाएं। उसके लिए मतलब एक सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएं। आप पाइचार्म का यूज़ कर सकते हो जो कि आपके लिए जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक आपके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट का क्या फ़ायदा है? सपोज आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उस प्रोजेक्ट को आज की डेट में आप ही डेवलप कर रहे थे। आने वाले दिनों में उस प्रोजेक्ट को कुछ और लोग भी डेवलप करने वाले हैं, मतलब आप एक टीम वर्क के साथ उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपने अभी तक का डेवलपमेंट है वो अपने उस टीम मेट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करने के लिए क्या है, आप कोड तो डायरेक्ट शेयर कर सकते हो जिप बना के या किसी भी तरीके से गिट की हेल्प से, लेकिन जो लाइब्रेरीज हैं, जो उस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज हैं, उनको आप कैसे शेयर करोगे? तो उनको शेयर करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है पिप फ्रीज, और उसको हम एक requirement.txt फाइल में के थ्रू चलाते हैं। मतलब उसमें जब आप इस कमांड को चलाते हैं तो वो क्या करता है, ये कमांड क्या करती है, हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हुई रहती हैं अपने उस इन्वायरमेंट में, वो सारी की सारी लाइब्रेरीज का डंप उस requirement.txt फाइल में डाल के सेव कर देता है। जब दूसरा डेवलपर उस फाइल को रीड करता है या उस कमांड को चलाता है तो वो उस फाइल के थ्रू सिर्फ वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकता है जो उस प्रोजेक्ट में यूज होने वाली है। तो इन सब में होता क्या है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, उन लाइब्रेरीज को आपने उस कमांड के थ्रू एक टेस्ट फाइल में राइट डाउन करवा दिया। उसके बाद वो टेस्ट फाइल आपने अपने टीम मेंबर को दे दी और जब उसे उस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है तो उस फाइल की हेल्प से उसे सेटअप कर सकता है। लेकिन सपोज ये सोचिए कि आपका एक सिस्टम है जिसमें 10 प्रोजेक्ट आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, 10 प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं पाइथन के, और सपोज आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाया है, तो आप क्या करोगे? आप उस सिस्टम में आपने हर प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज एक ही सिस्टम में इंस्टॉल की हुई होंगी। तो जब आप वो requirement.txt फाइल बनाओगे तो सारे प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज एक साथ उस फाइल में आ जाएंगी। तो हर किसी को वो सारी की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जबकि वो उस प्रोजेक्ट से शायद उसका कोई लेना देना भी ना हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट की हेल्प लेते हैं। तो जब भी एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक अलग ही इन्वायरमेंट बना लेता है, और जब हम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो वो मेन जो पाइथन इंस्टॉलेशन होती है उसको टच नहीं करता है।
तो जो लाइब्रेरीज हैं वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होती हैं, और जब हम ये फ्रीज कमांड जो है, पिप फ्रीज कमांड जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर रन करते हैं, तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वही उस टेस्ट फाइल में जाती हैं, और वही हमारे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको हम सिर्फ वो टेस्ट फाइल ही सेव करते हैं। ऐसे हम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, दूसरे टीम मेंबर को उस दूसरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो टेस्ट फाइल बनती है उसको शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर टीम मेंबर के पास वही फाइल होती है, वही टेस्ट फाइल होती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, उसमें अननेसेसरी लाइब्रेरीज नहीं होती, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो इस तरीके से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट का अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे वो डिजांगो का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फ्लास्क का कोई प्रोजेक्ट हो, या पाइथन से रिलेटेड कोई भी स्क्रिप्ट हो या प्रोजेक्ट हो जो कि दूसरे से सेपरेट है, उसको आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर बनाएं। तो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें उसके लिए सबसे पहले आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएं, या फिर आप पाइचार्म का यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इसके लिए, और वो ऑटोमेटिकली इसके लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। नहीं तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे पाइथन के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो। तो अब वापस आते हैं डिजांगो पे। तो देखिए डिजांगो वेब एप्लीकेशन बनाने का एक फ्रेमवर्क है, और इसमें आप दो तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको दो सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। एक है एपीआई सेक्शन और एक है नॉन एपीआई सेक्शन। एपीआई सेक्शन क्या है कि आप डिजांगो में कोई एपीआई बनाना चाहते हो, अब उस एपीआई का यूज करके एक फ्रंट एंड बनाओगे, और ये दो चीजें होंगी। मतलब आपके पास एक डिजांगो होगा जिसमें कि आपके पास एपीआई सेक्शन होगा, दूसरा फ्रंट एंड होगा जो कि इस एपीआई को यूज करेगी। तो आप डिजांगो को तो एपीआई के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रंट एंड हो गया आपका एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया। तो इन दोनों की मदद से आप पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें कि आपका डिजांगो में एपीआई कंसेप्ट होगा। अब बात करते हैं डिजांगो में जो एक लाइब्रेरी होती है वो होती है रेस्ट फ्रेमवर्क होता है। डिजांगो रेस्ट फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से आपका जो एपीआई डेवलपमेंट है वो आसान हो जाता है। तो डिजांगो में अगर आपको एपीआई बनानी है तो आप डिजांगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो और आसानी से अपनी एपीआई कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें आप एपीआई वर्जनिंग और सब कुछ कर सकते हो आसानी से। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी, ना तो आप रिएक्ट का यूज़ करना चाहते हो, ना आप एंगुलर का यूज़ करना चाहते हो, और आप एपीआई भी नहीं बनाना चाहते, आप नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें राउट होंगे, यूआरएल्स होंगी मतलब, और आपके व्यू होंगे, कंट्रोलर होगा, मॉडल होगा। तो वो भी आप बना सकते हो डिजांगो में। कोई एपीआई नहीं बनानी, आपको नॉर्मल डिजांगो इंस्टॉल करना है। उसमें आपका एक व्यू होता है, व्यू मतलब जो अगर आप दूसरे फ्रेमवर्क की बात करूँ जैसे लारावेल में कंट्रोलर होता है, तो वैसे ही डिजांगो में व्यू होता है। मॉडल्स होते हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, और डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो सीधा सीधा होता है कि राउट की हेल्प से हम व्यू को हिट करते हैं। व्यू क्या होता है, मॉडल की हेल्प से डेटा फैच करता है फ्रॉम डेटाबेस, और उस डेटा को फिर वो एक टेम्पलेट में रेंडर करवाता है और फ्रंट एंड पे दिखा देता है, जो कि आपके ब्राउजर पे दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजांगो में आप दो तरह से वर्क कर सकते हो। एक है कि आप एक एपीआई बना सकते हो। अगर आप कोई एपीआई बनाते हो तो उसका यूज़ आप एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, या कोई और आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ले सकते हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप इस एपीआई को यूज़ कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो और डेटा फैच कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि जिसमें आपको एपीआई नहीं चाहिए, आप डिजांगो में ही सब कुछ करना चाहते हो, तो वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप एपीआई भी बनाओ और नॉर्मल वेब एप्लीकेशन भी बनाओ। तो आप एपीआई का यूज उसी वेब एप्लीकेशन में करना चाहते हो, तो आप पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन डिजांगो में बना सकते हो। कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, आपको एक एपीआई बनानी है, एक मॉड्यूल बनाना है जो कि डिजांगो के अंदर ही बनेगा। वो होगा आपका एपीआई मॉड्यूल, जिसमें आप सारी एपीआई अपनी बना दोगे। दूसरा मॉड्यूल आप अपनी सिंपल वेब ऐप बना लीजिए, एक वेब ऐप एप्लीकेशन बना लीजिए, जिसमें मैंने दूसरा वाला कंसेप्ट आपको बताया, जिसमें कि आप अपने राउट के थ्रू जाते हैं, फिर व्यू को कनेक्ट करते हैं। व्यू जो है वो डेटाबेस से डेटा को फैच करके प्रोसेस करके और टेम्पलेट पे रेंडर करता है, जो कि आपके ब्राउजर पे दिखाई देता है। अब जो एपीआई आपने एक दूसरा मॉड्यूल जो एपीआई बनाया है, तो वहाँ पे भी राउट होंगे। हर जो एपीआई होती है वो राउट पे चलती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे चलती है। तो उन एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज आप अपने ये दूसरे वेब ऐप के अंदर कर सकते हो, और उनको हिट करके आप वहाँ से डेटा फैच कर सकते हो। तो डिजांगो के अंदर आपकी दो एप्लीकेशन बन गई, एक हो गई एपीआई, मतलब दो मॉड्यूल बन गए, एप्लीकेशन नहीं कहूँगा, दो मॉड्यूल बन गए। एक हो गया आपका एपीआई और एक हो गया नॉर्मल वेब ऐप जो है वो। और आप देख सकते हो कि वेब ऐप के अंदर हम इस एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट, एपीआई यहाँ पे बनाइए और इस एपीआई का यूज़ आप रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जा रही है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आप कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट जरूर बना रहे हो।
उससे आपको प्रोजेक्ट शेयरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो आपका अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रोजेक्ट्स के बीच, वो बिल्कुल नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि 2 प्रोजेक्ट में 2 लाइब्रेरीज होती हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं कई बार, तो उससे आप बच सकते हो बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो आप जब भी पाइथन का यूज़ कर रहे हो, पाइथन में नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप एक अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम शुरू कीजिए। और इसके लिए मैं एक आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूँगा जिसमें कि मैं बताऊँगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है पाइथन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका चैप्टर 2 आएगा वो डिजांगो से रिलेटेड होगा और उसमें हम इससे आगे की चीज़ बताएंगे। उसमें मैं आप इंस्टॉलेशन डिजांगो के बारे में बताऊंगा कि डिजांगो को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और इस तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर डिजांगो को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।